कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप अचानक बहुत धीमा चलने लगता है। हाँ, बिल्कुल हैंग होने लगता है। एग्ज़ैक्टली। मतलब कोई ऐप खोलने की कोशिश करो और वो तुरंत क्रैश हो जाती है। बैटरी बिना कुछ किए ही ड्रेन होने लगती है। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि डिवाइस खराब हो गया है, मदरबोर्ड शायद उड़ गया है। और लगता है कि बस अब इसे फेंक कर नया लेना पड़ेगा। हाँ, वही तो। लेकिन असलियत में अगर देखें तो हार्डवेयर पूरी तरह से ठीक होता है। समस्या बस ये होती है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी कैशे मेमोरीज या जंक फाइल जमा हो गई हैं। या शायद कुछ मालवेयर आ गया है। सही कहा। जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना भारी बना देते हैं कि वो अपनी बेसिक प्रोसेसिंग पावर ही खो बैठता है। हम्म सिस्टम अपनी मूल क्षमता खो चुका होता है क्योंकि भ्रष्ट डेटा का इतना अधिक बोझ आ गया है। और मजे की बात यह है कि यही बात आज के हमारे विषय पर पूरी तरह से लागू होती है। आज की इस गहरी चर्चा में हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में नहीं, बल्कि सीधे इंसानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारे पास 16 अप्रैल 2026 की एक बहुत ही खास मुरली है, जिसका शीर्षक है कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग द अल्केमी ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। शीर्षक ही बहुत गहरा है ना? जब मैंने इस स्रोत को पहली बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक और साधारण आध्यात्मिक उपदेश होगा। जो कि अक्सर होता है। हाँ, लेकिन गहराई में जाने पर समझ आया कि ये तो किसी मैनुअल की तरह है, जो बता रहा है कि आत्मा के भीतर वास्तव में कौन सा वायरस जमा हो गया है। और चेतना का पतन कैसे हुआ। एग्जैक्टली। और इसे रीबूट करने का असली साइंटिफिक तरीका क्या है? इस स्रोत की सबसे अलग बात भी यही है। मतलब ये धार्मिक भावनाओं से ज्यादा एक तकनीकी और मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट की तरह बात करता है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि इंसान को क्या करना चाहिए, बल्कि बाकायदा ये समझाया गया है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे रूट कॉज पर आते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि आत्मा शुरू में एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जिसमें कोई बग नहीं था, जो कि स्रोत कहता भी है। तो फिर ये क्रैश कैसे हुई? अक्सर लोग अपनी परेशानियों के लिए बाहरी दुनिया या परिस्थितियों को दोष देते हैं। या फिर दूसरे लोगों को। हाँ, लेकिन ये स्रोत बाहरी कारणों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इसके अनुसार पतन का कोई बाहरी कारण है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक आइडेंटिटी फेलियर है, मतलब अपनी पहचान को भूल जाने की बीमारी। तो ये आइडेंटिटी फेलियर असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चेतना का अपना एक मूल कोड होता है। स्रोत में इसके लिए स्वधर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्वधर्म, अच्छा। हाँ, और स्वधर्म का मतलब कोई रिलीजन या मजहब नहीं है, बल्कि स्व यानी खुद का, धर्म या मूल नेचर। ओ, मतलब ओरिजिनल प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। जब तक चेतना को ये याद रहता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो उस सॉफ्टवेयर से निकलने वाले सारे आउटपुट यानी हमारे जो कर्म हैं, वो स्वाभाविक रूप से शुद्ध होते हैं। क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग सही चल रही है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही ये स्मृति मिटती है, चेतना देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाती है। मतलब डिवाइस भूल गया कि उसका असली सॉफ्टवेयर क्या है और वो हार्डवेयर को ही अपनी पहचान मान बैठा है। क्या बात है, बहुत सटीक तुलना है ये। और जब कोई झूठी पहचान गढ़ ली जाती है ना, तो उसे बनाए रखने के लिए बहुत सी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सेंस बनता है। शरीर और उससे जुड़ी पहचान को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अहंकार पैदा होता है, असुरक्षा आती है और तनाव बढ़ता है। बिल्कुल। और वहां से अनगिनत इच्छाएं जन्म लेती हैं। जब अहंकार और इच्छा के प्रभाव में आकर इंसान कोई काम करता है, तो वो कर्म भ्रष्ट हो जाता है। यहीं से आत्मा में खाद जमा होने लगती है। रुकिए, ये खाद शब्द मुझे स्रोत में बड़ा ही अजीब लगा था। आमतौर पर तो खाद का मतलब फर्टिलाइजर होता है, जिससे पौधे बढ़ते हैं। हाँ, नॉर्मली तो वही होता है। लेकिन यहाँ इसे इम्प्योरिटी या कचरे के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर ये खाद कोई भौतिक धूल मिट्टी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में स्टोर्ड इमोशनल मेमोरी और कर्मों का बैकलॉग है। अच्छा, मतलब पुराना डेटा। हाँ, जब कोई इंसान बार बार अहंकार, गुस्से या स्वार्थ से फैसले लेता है, तो हर फैसला चेतना में एक परत बना देता है, एक न्यूरल और एनर्जेटिक पैटर्न। बाप रे। और जन्म दर जन्म ये परतें इतनी मोटी हो जाती हैं कि आत्मा की जो असली चमक या वाइब्रेशन है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो ये एक तरह का डिस्टॉर्शन है। हाँ, ये चेतना में ऊर्जा का एक भयंकर डिस्टॉर्शन ही है। मान लिया कि ये ऊर्जा का डिस्टॉर्शन है और ये सारी खाद जमा हो गई है, लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा लॉजिकल गैप नजर आता है। वो कैसे? मतलब अगर किसी इंसान को ये समझ आ गया है कि ये बीमारी है,
आज मैंने ये सोर्स मटेरियल पढ़ लिया, मुझे ज्ञान मिल गया कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे अंदर ये आइडेंटिटी फेलियर वाला वायरस है। तो क्या सिर्फ इतना पता चल जाने से ये वायरस डिलीट नहीं हो जाना चाहिए? अगर डायग्नोसिस हो गया है तो ज्ञान खुद ब खुद उस कचरे को साफ क्यों नहीं कर देता? मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या केवल ये जान लेना कि किसी कंप्यूटर में ट्रोजन वायरस है उस वायरस को सिस्टम से हटा देता है? नहीं, उसके लिए तो एंटीवायरस चलाना पड़ता है। एग्जैक्टली ज्ञान सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये अवेयरनेस देता है कि कचरा कहाँ है और सिस्टम स्लो क्यों है। अच्छा। लेकिन सिर्फ जानने से फाइलें डिलीट नहीं होती। स्रोत में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि असली सफाई केवल योग अग्नि से होती है। योग अग्नि? हाँ, बिना इस अग्नि के कोई शुद्धिकरण संभव ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान क्यों न रट ले। योग अग्नि मतलब आध्यात्मिक दहन या स्पिरिचुअल कंबशन। तो ज्ञान सिर्फ ये बता रहा है कि पावर सॉकेट कहाँ है, बिल्कुल, लेकिन बिना प्लग इन किए चार्जिंग शुरू नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और यहीं पे दुनिया योग को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी है। हाँ, लोग तो कुछ और ही समझते हैं। बिल्कुल, आम धारणा ये है कि योग का मतलब किसी खास मुद्रा में बैठना है, सांसें रोकना है या फिर आंखें बंद करके लगातार किसी मंत्र का जाप करना, जो कि फिजिकल चीजें हैं। हाँ, लेकिन इस स्रोत के कॉन्टेक्स्ट में योग पूरी तरह से एक सचेत जुड़ाव है, एक कॉन्शियस कनेक्शन। मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है? एकदम नहीं। ये आइडेंटिटी का एक शिफ्ट है जो ऊर्जा के स्तर पर घटित होता है। तो अगर ये फिजिकल नहीं है तो एक इंसान असल में इस कॉन्शियस कनेक्शन को एस्टैब्लिश कैसे करता है? इस स्रोत में इसके मैकेनिज्म को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिकोड किया गया है, जो मुझे काफी साइंटिफिक लगा। हाँ, ये किसी अंधविश्वास की तरह बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसे एक इंजीनियरिंग प्रोसेस की तरह ही समझाया गया है। सबसे पहले तो अपनी उस मूल पहचान को रीसेट करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी रीसेट। हाँ, जब तक मन में ये पक्का नहीं होता, कनेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। जैसे ही ये आइडेंटिटी रीसेट होती है, तब जाकर परम स्रोत, जिसे यहाँ बाप या सुप्रीम सोल कहा गया है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश की जाती है। ओहो, मतलब जब रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी सही ट्यून होगी तभी ब्रॉडकास्ट सुनाई देगा? एग्जैक्टली। और एक बार जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और कनेक्शन बन जाता है, तब स्पिरिचुअल करंट का फ्लो शुरू होता है। वाओ! और यही वो पॉइंट है जहां से योग अग्नि अपना काम शुरू करती है। और ये अग्नि करती क्या है अंदर जाके? जब वो हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल ऊर्जा आत्मा में प्रवाहित होती है, तो वो सबसे पहले उन जमे हुए विकर्मों यानी भ्रष्ट कर्मों की परतों को टारगेट करती है। वो जो खाद जमा थी? हाँ, वही, वो खाद जो जन्मों से जमा है, इस विशुद्ध ऊर्जा के दबाव और ताप को सह नहीं पाती और भस्म होने लगती है। क्या बात है! जैसे ही कचरा जलता है, आत्मा अपने आप अपनी मूल शुद्धि और पावर को रीगेन करने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सीधा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैकेनिज्म तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब ज्ञान से अवेयरनेस आई, योग से कनेक्शन बना और स्पिरिचुअल करंट ने कचरा जला दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर ये इतना ही तार्किक और सीधा है, तो इंसान शांति खोजने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है ना? लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, अनगिनत रिचुअल्स कर रहे हैं, फिर भी शांति गायब है। क्योंकि इंसान गलत टूल से गलत जगह पर समाधान खोज रहा है। कैसे? स्रोत सामग्री में ज्ञान और भक्ति के बीच का जो अंतर बताया गया है, वो समझना बहुत क्रिटिकल है। भक्ति को यहाँ एक दर्द निवारक या पेन किलर की तरह बताया गया है। पेन किलर? अच्छा। हाँ। इसमें भावनाएं हैं, कहानियां हैं, रिपीटिशन है। जब कोई बहुत परेशान होता है और भक्ति करता है तो उसे कुछ पल के लिए अच्छा महसूस होता है, एक तरह की राहत मिलती है। बिल्कुल, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ है। वो बीमारी का इलाज नहीं कर रहा, सिर्फ दर्द के एहसास को सुन कर रहा है। और ज्ञान यहाँ सर्जरी का काम कर रहा है, वो जड़ को काट रहा है। ज्ञान वास्तविकता की समझ है, ये समझाता है कि सिस्टम खराब क्यों हुआ और उसे परमानेंटली कैसे फिक्स करना है। लेकिन देखिए, यहाँ स्रोत में एक लाइन ऐसी है जिस पर मुझे थोड़ा इतराज है। अच्छा, कौन सी लाइन? इसमें लिखा है, शांति यहाँ नहीं मिल सकती, परमानेंट पीस कैनॉट बी फाउंड हियर। अब ये बात तो बहुत ही निराशावादी और पेसिमिस्टिक है। सुनने में ऐसा लग सकता है। इस दुनिया में शांति मिल ही नहीं सकती, ये तो इंसान का सारा मोटिवेशन ही खत्म कर देगी। मैं समझ सकती हूँ कि ये निराशावादी क्यों लग रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे की फिजिक्स को समझें
तो ये चरम यथार्थ है। अच्छा, समझाइए जरा। इस भौतिक दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा गया है, मतलब फील्ड ऑफ एक्शन। यहाँ हर चीज मोशन में है। जब तक शरीर है, कर्म करना ही पड़ेगा। मन एक्टिव रहेगा, लोग इंटरैक्ट करेंगे, और जहाँ एक्शन है वहाँ ड्युअलिटी या द्वंद्व होगा ही। मतलब अप्स एंड डाउन्स होंगे। एग्जैक्टली। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, कभी तारीफ मिलेगी, कभी बेइज्जती। अगर कोई इंसान इस बाहरी उथल-पुथल वाले कर्म क्षेत्र में एक परमानेंट बिना हिले डुले वाली शांति ढूंढ रहा है, तो वो भौतिकी के नियमों के खिलाफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हमें मान लेना चाहिए कि हम हमेशा दुखी ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ शांति न मिलने का मतलब ये नहीं है कि दुखी रहना है। बात समीकरण को सही करने की है। कैसा समीकरण? सही समीकरण बाहरी दुनिया को शांत करना नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता लाना है। ओ, अंदर से शांत होना। हाँ, जब इंसान योग अग्नि से खुद को अंदर से पूरी तरह स्थिर कर लेता है, तो बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है। वही बॉस, वही ट्रैफिक, वही आर्थिक मंदी, लेकिन उस इंसान की प्रतिक्रिया बदल जाती है। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। इसे ही बाहरी वैराग्य और आंतरिक योग का बैलेंस कहा गया है। इंसान दुनिया के बीच में है, फुल एक्शन में है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं है। समझ गया। मतलब समंदर की सतह पर कितनी भी लहरें हों, लेकिन गहराई में एकदम सन्नाटा होता है। बहुत खूबसूरत उदाहरण। और इसी सन्नाटे और शोर के कॉन्सेप्ट को स्रोत में एक बहुत ही विजुअल तरीके से समझाया गया है। 3 लोकों का मॉडल, जिसे स्पिरिचुअल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा का पूरा मैप लगता है। बिल्कुल। ये मैप चेतना की अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज को समझने का एक शानदार टूल है। इसमें 3 लोक या डायमेंशंस बताए गए हैं। तो पहला लोक कौन सा है? पहला है शांति धाम या निराकारी लोक। ये आत्मा का घर है, जहाँ ना कोई कर्म है, ना शरीर, सिर्फ पूर्ण मौन और शांति। जहां आत्मा ओरिजिनली रहती है। हाँ। और दूसरा है सुख धाम, जिसे सतयुग भी कहा गया है। यहाँ कर्म तो है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से शुद्ध है, इसलिए हर कर्म का रिजल्ट सिर्फ सुख होता है, कोई ड्युअलिटी नहीं। मतलब वहां सिर्फ प्रॉफिट है, लॉस नहीं। एग्जैक्टली। और तीसरा है दुख धाम या कलयुग, जो वर्तमान स्थिति है, जहां हम अभी हैं। हाँ, यहाँ चेतना में इतनी खाद है कि हर कर्म भ्रष्ट हो चुका है और सिर्फ दुख पैदा कर रहा है। तो बेसिकली इंसान की जर्नी दुखधाम से शुरू हो रही है, जहां अभी सब बैठे हैं, और लक्ष्य सुखधाम तक पहुंचना है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी आत्मा सीधे दुखधाम से सुखधाम में जंप नहीं कर सकती। बीच में एक ट्रांजिशन फेज है। और वही ट्रांजिशन फेज शांति धाम से होकर गुजरता है। अच्छा, मतलब पहले 0 स्टेट पर जाना होगा? बिल्कुल। जब तक आत्मा ज्ञान और योग अग्नि के जरिए अपनी सारी खाद जलाकर वापस अपनी मूल शांत अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो शुद्ध आनंद की अवस्था यानी सुखधाम में एंटर ही नहीं कर सकती। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कठोर नियम सामने आता है। कौन सा नियम? स्रोत में एक बहुत ही चुभने वाला सच लिखा है, जो ज्यादा याद करेंगे उनको वर्षा भी ज्यादा मिलेगा। हाँ, वर्षा यानी इनहेरिटेंस या स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म में सब बराबर होते हैं, भगवान सबको एक नजर से देखता है, लेकिन ये लाइन कह रही है कि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये प्योर मेरिटोक्रेसी है। ये पूरी तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मतलब जो जितनी मेहनत करेगा। हाँ, कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसका स्पिरिचुअल स्टेटस सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगा, पुरुषार्थ, यानी उसका एफर्ट। अरे ये तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम जैसा हो गया। कैसे? सिस्टम में जितनी एनर्जी इनपुट होगी, आउटपुट उतना ही मिलेगा। मतलब अगर कोई इंसान दिन भर में सिर्फ 5 मिनट योग में बैठता है, तो उसकी खाद उसी अनुपात में जलेगी। और अगर कोई निरंतर कॉन्शियसनेस में रहता है, तो उसका दहन तेज होगा। बिल्कुल, जितनी अधिक शुद्धि होगी, चेतना की कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, और अंतिम स्पिरिचुअल अवस्था या पद उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। और इसी के साथ स्रोत एक बहुत ही क्रिटिकल हिडन वार्निंग भी देता है। वार्निंग? कैसी वार्निंग? लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें समझ आ गया कि वो आत्मा है, तो बस बात खत्म, वो सेफ हो गए। हाँ, ऐसा ही तो लगता है। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि ज्ञान मिलने के बाद भी पतन हो सकता है। ये थोड़ा डरावना है। मतलब
रास्ता मिल जाने के बाद भी गाड़ी खाई में गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि भले ही इंसान को रास्ता दिख गया हो, जी। लेकिन अंदर जो खाद है, जो पिछले कई जन्मों के नेगेटिव पैटर्न्स और ट्रिगर्स है, वो तो अभी पूरी तरह से भस्म नहीं हुए हैं ना। वो बैकग्राउंड में घात लगाए बैठे हैं। एग्जैक्टली। ओहो। जरा सी लापरवाही हुई, ध्यान भटका और अहंकार या पुराना कोई विकार वापस हावी हो जाएगा। ओहो। इसीलिए सिर्फ मास्टर नॉलेजफुल होना काफी नहीं है, इंसान को हर कदम पर केयरफुल भी रहना पड़ता है। केयरफुल रहना मतलब एक अवेयरनेस रखना। अब तक की चर्चा में ये तो बहुत साफ हो गया कि आइडेंटिटी फेलियर क्या है, योग अग्नि कैसे काम करती है और 3 लोग क्या हैं। और एफर्ट क्यों जरूरी है। हाँ, लेकिन थ्योरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतारा जाए, उसका कोई फायदा नहीं। ये तो है। मान लीजिए कोई इंसान आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, उसके पास टारगेट्स हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ईएमआई का प्रेशर है, हाँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो इंसान इस कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग को मंडे मॉर्निंग से कैसे अप्लाई करें? स्रोत में इसके डेली एप्लीकेशन के बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। और यही इस पूरे ज्ञान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये किसी गुफा में जाने की बात नहीं करता, ये डेली रूटीन को हैक करने की बात करता है। अच्छा, तो शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत होती है अमृत वेला से। अमृत वेला। हाँ, ये सुबह का वो समय है, जनरली उठने के तुरंत बाद के 15 से 30 मिनट, जब बाहरी दुनिया का शोर कम होता है और दिमाग भी शांत होता है। बिल्कुल, दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी अल्फा या थीटा स्टेट में होती है। इस समय फोन या न्यूज़पेपर उठाने से पहले खुद को उस प्रकाश के एक बिंदु के रूप में विजुअलाइज करना है। वही आइडेंटिटी रीसेट। हाँ, ये स्थापित करना है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन सीधे उस परम स्रोत से जुड़ गया है। ये दिन शुरू होने से पहले सिस्टम में एक गहरा एंटीवायरस स्कैन चलाने जैसा है। वाह, सुबह का स्कैन तो हो गया, लेकिन असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब वो इंसान ऑफिस पहुंचता है। सही बात है। मान लीजिए बॉस ने कोई अनफेयर काम दे दिया या किसी कोलीग ने काम का क्रेडिट ले लिया, उस वक्त चेतना को कैसे संभाला जाए? यही तो रियल इंजीनियरिंग है। जब हम कोई काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा माइंडसेट क्या होता है? यही कि मैं कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। हाँ, नॉर्मली तो यही सोचते हैं। और यहीं से अहंकार और असुरक्षा जन्म लेते हैं। इसे शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करें? काम करते वक्त इस विचार को एक्टिव रखना है कि मैं एक मास्टर आत्मा हूं जो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ये टास्क पूरा कर रही है। अच्छा। और मेरी पावर उस सुप्रीम सोर्स से आ रही है। जब इस तरह की डिटैच्ड कॉन्शियसनेस के साथ कोई इंसान काम करता है तो वो काम तो एक्सीलेंस के साथ करता है। लेकिन रिजल्ट्स का प्रेशर नहीं होता। एग्जैक्टली। रिजल्ट्स का प्रेशर या कॉलीग्स की पॉलिटिक्स उसके अंदर की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल शील्ड कह सकते हैं। लेकिन हम सब इंसान हैं, कभी कभी ये शील्ड टूट भी जाती है। बिल्कुल टूटती है। अचानक गुस्सा आ जाता है या किसी बात पे बहुत गहरा बुरा लग जाता है। ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स के लिए क्या किया जाए? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल इमरजेंसी ब्रेक देता है, पॉज। पॉज मतलब रुक जाना। हाँ, जब भी कोई ट्रिगर हो, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या अचानक आया हुआ अहंकार, तो रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकना है। और फिर? और खुद से पूछना है, अभी ये कौन बोल रहा है? क्या ये मेरी असली पहचान यानी आत्मा बोल रही है या ये वो पुरानी खाद है जो रिएक्ट कर रही है? वाह, बस एक सवाल। बस ये एक सवाल उस ट्रिगर के मोमेंटम को तोड़ देता है। इंसान ऑटो पायलट मोड से बाहर आकर वापस कंट्रोल में आ जाता है। सच में ट्रिगर और रिएक्शन के बीच के उस 1 सेकंड के गैप में ही असली आजादी है। बिल्कुल सही कहा। और इस इंजीनियरिंग प्रोसेस का आखिरी स्टेप रात को सोने से पहले का है। हाँ, इसे रात की चेकिंग या ऑडिट कहा जाता है। सोने से ठीक पहले पूरे दिन को एक फिल्म की तरह रिवाइंड करके देखना होता है। मतलब खुद का असेसमेंट करना। हाँ, ईमानदारी से असेसमेंट करना कि आज पूरे दिन में कितनी बार आइडेंटिटी फेलियर हुआ, कहाँ-कहाँ देह अभिमान हावी हुआ। तो क्या इसमें गिल्ट फील करना है? नहीं, ये ऑडिट गिल्ट या पछतावे के लिए नहीं है। ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है ताकि अगले दिन का स्कैन और भी ज्यादा एक्यूरेट हो सके। अमेजिंग। तो अगर हम इस पूरे डेली रूटीन को देखें, सुबह का स्कैन, दिन भर कॉन्शियसनेस, शिफ्ट ट्रिगर्स पर पॉज और रात का ऑडिट। एक पूरा साइकिल है। हाँ, तो ये साफ है कि ये कोई धार्मिक रिचुअल नहीं है। ये अपनी ही चेतना को, अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइन बाय लाइन रीप्रोग्राम करने का एक इंटेंस और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जो इंसान इसे लगातार करेगा उसकी खाद जलनी ही है, बिना किसी डाउट के।
पुराने भ्रष्ट डेटा को नष्ट करना और आत्मा की मूल ऊर्जा प्रणाली को रिस्टोर करना, यही तो कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का अल्टीमेट गोल है। इस पूरी चर्चा को अगर मुझे एक वाक्य में समेटना होना तो स्रोत का वो मास्टर कोट एकदम परफेक्ट लगता है। कौन सा? ज्ञान दिशा देता है, योग शुद्धि करता है और पुरुषार्थ पद दिलाता है। बहुत ही पावरफुल समरी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है। ज्ञान मैप दे रहा है कि मंजिल क्या है और रास्ता कहाँ है। योग उस गाड़ी के इंजन को साफ कर रहा है, उसे स्पार्क दे रहा है। और पुरुषार्थ? इंसान एक्सेलरेटर पर कितना दबाव डालता है, यानी उसका अपना पुरुषार्थ, उसकी अपनी मेहनत, ये तय करेगा कि वो उस स्पिरिचुअल ज्योग्राफी में किस लोक तक और किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। बिल्कुल, कोई ग्रेस नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ प्योर कॉज एंड इफेक्ट। और यही कॉज एंड इफेक्ट की समझ इस पूरी प्रक्रिया को इतना सशक्त बनाती है। इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा का खुद इंचार्ज बन जाता है। सही कहा। और इसी सशक्त विचार के साथ मैं आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। जरा इस बारे में सोचिएगा। आज इंसान जिस व्यक्तित्व को मैं कहता है, अपनी आदतें, अपनी कमजोरियां, अपना डर, अंदर का गुस्सा या चिड़चिड़ापन, अगर ये सब असली नेचर हैं ही नहीं, बहुत गहरा सवाल है। अगर ये सब सिर्फ वो जमा हुई खाद है, सिर्फ वो करप्टेड डेटा है जिसे एक झूठी पहचान मान लिया गया है, तो जिस दिन ये पूरी की पूरी खाद इस योग अग्नि में पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी, उस दिन उस राख के नीचे से जो बिल्कुल शुद्ध, शांत और असीम चेतना बाहर आएगी, वो वास्तव में कैसी होगी? वाह! क्या इंसान अपनी उस असली और लिमिटलेस पहचान से रूबरू होने के लिए तैयार है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।